हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आओ शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर का अपना अगला लेक्चर। तो आज हम लेक्चर 3 शुरू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक डायग्राम देखने से। तो ये डायग्राम शो करता है बच्चों एक सेल डिवीज़न को कि किस तरह एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो आगे हमने बात की थी सेल साइकिल की। तो ये डायग्राम एक सेल साइकिल को शो करता है। तो इसमें बच्चों आप देख पा रहे हो इंटरफेस को। तो इंटरफेस बच्चों दो डिवीज़न के बीच का समय होता है, यानी एक सेल जब खुद डॉटर होती है वहाँ से लेकर जब वो खुद अपनी डॉटर सेल्स का निर्माण करती है, उसके बीच के समय अंतराल को इंटरफेस कहते हैं। ये वो समय होता है जिसमें एक सेल अपने आप को डबल कर रही होती है, अपने सेल कंटेंट को बढ़ा रही होती है, खुद की ग्रोथ कर रही होती है ताकि वो आगे जाकर अपनी दो डॉटर सेल्स बना सके। तो इंटरफेस बच्चों सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज होता है, सबसे बड़ा समय होता है जिसमें एक सेल अपनी ग्रोथ करती है। इंटरफेस को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज के दौरान सेल एक्टिव होती है, बहुत सारे वर्क कर रही होती है, साथ में अपने सेल ऑर्गेनेल्स को डबल करती है। आगे बात करते हैं S फेज। तो S फेज को बच्चों मेन फेज भी कहा गया है क्योंकि S फेज के दौरान एक सेल अपने DNA कंटेंट की कॉपी तैयार करती है, यानी DNA का रेप्लिकेशन करती है। क्योंकि DNA बच्चों एक सेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि एक सेल को क्या वर्क करना है, कौन सा एंजाइम्स बनाना है या कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं। इस वजह से एक सेल अपने DNA को डबल करती है ताकि दोनों सेल्स के पास इक्वल DNA हो पाए, जितना उन्हें मिला था कम से कम इतना वो अपनी डॉटर सेल्स को दे पाए। आगे बात करते हैं G2 फेज की। तो G2 फेज में बच्चों सेल अपने सेल ऑर्गेनेल्स को डबल करती है, साथ में सेल माइटोसिस के लिए तैयारियां कर रही होती है, ATP का निर्माण कर रही होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं M फेज के बारे में। M फेज यानी माइटोसिस फेज। इसमें एक सेल का एक्चुअल डिवीज़न होता है, यानी एक सेल अपने आप को तैयार कर रही थी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करने के लिए। तो ये वही फेज होता है जिसमें वो दो डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट्स पढ़ने से। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक पीरियड होता है। तो ड्रामेटिक बच्चों इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे फेज होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं सेल एक साथ कर रही होती है, बहुत सारी रिएक्शंस एक साथ चल रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एम फेज या माइटोसिस फेज वो डिवीज़न होता है जिसमें पेरेंट के अंदर जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में पाए जाते हैं, यानी डॉटर सेल्स को क्रोमोसोम की नंबर सेम मिलते हैं। जितना पेरेंट में क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर सेल्स में पाए जाएंगे। क्रोमोसोम का नंबर इक्वल होगा, इसलिए इस डिवीज़न को इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। आगे बात करते हैं फेजेस ऑफ एम फेज की। एम फेज बच्चों बहुत ड्रामेटिक फेज होता है, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, बहुत सारे फेजेस पाए जाते हैं। तो बात करते हैं एम फेज के फेजेस की। तो एम फेज को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, वो हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कैरियो होता है बच्चों न्यूक्लियस और काइनेसिस होता है डिवाइड होना, यानी जब सेल का न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा तो उसे कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं साइटोकाइनेसिस पे। साइटो होता है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस होता है डिवाइड होना। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा तो उसे साइटोकाइनेसिस कहेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस बच्चों वो क्रिया होती है जिसमें एक सेल का न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अपने आप को डबल कर लेता है, यानी सेल का न्यूक्लियस इस समय अपने आप को डुप्लीकेट करके 2 न्यूक्लियस का निर्माण करता है। इस समय सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट्स की। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि न्यूक्लियस के डिवीज़न को ही कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है
कि जब सेल अपने आप को डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स में बनाती है तो पेरेंट में और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर इक्वल होता है। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस की। तो कैरियोकाइनेसिस बच्चों यानी न्यूक्लियस का डिवाइड होना भी एक आसान क्रिया नहीं होती, उसके भी फेजेस पाए जाते हैं, स्टेजेस होती हैं। वो फेज हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यानी कैरियोकाइनेसिस की भी 4 फेजेस होते हैं। आगे बात करते हैं डायग्राम की। तो बच्चों एक सेल अपने आप को तैयार करती है, अपने सेल कंटेंट को डबल करती है, अपने डीएनए को डबल करती है ताकि उसकी आने वाली जनरेशन में यानी वो जो डॉटर सेल्स बनाएगी वो उनको इतना सेल कंटेंट दे सके जितना उसे मिला था। तो यही वो समय है बच्चों जिस समय वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो सेल में बच्चों ऐसा नहीं होता कि प्रोफेज खत्म होगा उसके बाद मेटाफेज होना शुरू होगा, बल्कि सारी क्रियाएं साथ के साथ चल रही होती हैं। जैसे हम बात करें प्रोफेज की, तो प्रोफेज की क्रियाएं चल रही होंगी, साथ में मेटाफेज की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। मेटाफेज जब होगा तो मेटाफेज की क्रियाएं चल रही होंगी, साथ में एनाफेज की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। तो सेल एक साथ बहुत सारे वर्क कर रही होती है। यहाँ तक कि सेल में जब कैरियोकाइनेसिस चल रहा होता है तो साइटोकाइनेसिस की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ ही वो तैयारियां चल रही होती हैं। तो जैसे ही टीलोफेज खत्म होता है, कैरियोकाइनेसिस खत्म होता है, तो साइटोकाइनेसिस एकदम से होके सेल को 2 में डिवाइड कर देता है। तो तैयारियां कैसे चलती हैं बच्चों, जैसे हम बात करें कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, अगर एनिमल सेल है तो उसमें साइटोकाइनेसिस सेल फ्यूरो मेथड से होगा। तो कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ ही सेल में फ्यूरो बनना शुरू हो जाएगा। यानी फ्यूरो होता है बच्चों एक सेल में अंदर की तरफ उभार आना, तो वो उभार आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही टीलोफेज खत्म होगा वो उभार इतना बड़ा हो जाएगा कि वो सेल को 2 भागों में डिवाइड कर देगा। तो अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में टीलोफेज चल रहा होगा, जैसे ही टीलोफेज खत्म होगा ऐसे ही प्लांट सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी। तो वो 2 में डिवाइड क्यों होगी, क्योंकि पहले से ही साइटोकाइनेसिस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्लांट सेल में क्योंकि साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट के थ्रू होता है, तो इन कैरियोकाइनेसिस के दौरान ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे पैकेट्स बनाना शुरू कर देगा, जिनसे आगे जाकर सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा। तो कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस की तैयारियां चल रही होती हैं, तो इसलिए इसे ड्रामेटिक फेज कहा गया है, क्योंकि एक समय में सेल बहुत सारे वर्क कर रही होती है। तो आगे देखते हैं, ये डायग्राम बच्चों माइटोसिस को शो करता है कि किस तरह सेल अपने डीएनए को पहले कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाती है। सेल में डीएनए धागे के रूप में प्रेजेंट है, ये आपस में लच भी सकते हैं, इनको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें कंडेंस करके पहले क्रोमोसोम बनाया जाता है। अब इन क्रोमोसोम को मेटाफेज के दौरान इक्वेटर पर अरेंज किया जाता है। तो इक्वेटर होता है बच्चों सेल अपने डिवीज़न के लिए माइटोसिस के दौरान एक स्पिंडल फाइबर का जाल बनाती है। उसमें जो सबसे ब्रॉडर पार्ट होता है उसे इक्वेटर कहते हैं। वहाँ क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करते हैं। क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर प्लेट्स पाई जाती हैं, उन प्लेट से स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाते हैं और एनाफेज के दौरान सेल के क्रोमोसोम को स्प्लिट कर दिया जाता है और जो नए डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं उनको नए न्यूक्लियस में पहुंचा के एक सेल में 2 न्यूक्लियस का निर्माण कर दिया जाता है। तो आगे बात करते हैं प्रोफेज से। तो एस फेज के दौरान बच्चों जो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को रेप्लिकेट करता है या अपने आप को दुगना करता है वो डीएनए के रूप में होता है, यानी धागे के रूप में होता है। तो जो नया जेनेटिक मटेरियल बनता है वो भी डीएनए के रूप में ही बनता है। तो इस फेज में यानी प्रोफेज में उस डीएनए को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक डीएनए को क्योंकि वो धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत हार्ड होगा, वो आपस में उलझ भी सकते हैं, इसलिए उन्हें क्रोमोसोम बनाया जाता है ताकि उन्हें आसानी से डिवाइड किया जा सके। तो अब क्रोमोसोम बनने की तैयारियां शुरू हो गई होती हैं।
साथ में प्रोफेज के दौरान सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करके स्पिंडल फाइबर को बनाएंगे, जिसमें क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करके 2 में डिवाइड होंगे। पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि प्रोफेज माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एस फेज में जेनेटिक मटेरियल ने अपने आप को डबल किया था, तो वो एस फेज में और G2 फेज में अपने आप को अलग नहीं करते, बल्कि जो नई कॉपी तैयार हुई है वो पुरानी वाली के साथ अटैच ही होती है। तो इस फेज में क्या होता है बच्चों, वो अटैच ही हैं अभी तक, तो वो अटैच होते होते ही बिना अलग हुए अपने आप को क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देते हैं। साथ में सेंट्रोसोम अपने आप को अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो की फीचर्स की बात करते हैं बच्चों, जो आपको याद भी रखने हैं कि प्रोफेज के दौरान एक्चुअल में होता क्या है। तो एक तो होता है फर्स्ट पॉइंट कि क्रोमोसोम बनने शुरू हो जाते हैं, यानी डीएनए अपने आप को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देता है। सेकंड है कि सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव होने शुरू हो जाते हैं। आगे बात करते हैं मेटाफेज की। तो बच्चों मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम बनने शुरू हुए थे, डीएनए ने अपने आप को कंडेंस करना शुरू किया था, तो वो अब पूरी तरह से क्रोमोसोम बन के तैयार हो गए हैं। लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम बने हैं उसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स भी दिखाई देंगी। सिस्टर क्रोमेटिड्स बच्चों कॉपी डीएनए से तैयार हुई क्रोमेटिड्स होती हैं। आगे बात करते हैं मेटाफेज के दौरान एक सेल का न्यूक्लियर एनवेलप अपने आप को डिसअपियर कर लेता है। तो वो डिसअपियर इस तरह से होता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। तो मेटाफेज के दौरान न्यूक्लियोप्लाज्म के सारे कंटेंट को साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है, उसमें बिखेर दिया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने आप को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच कर लेती है, उसमें मिक्स हो जाती है, अपने आप को गायब कर लेती है, जिसकी वजह से इस फेज में सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल यानी अब वो क्रोमोसोम बन चुका है, तो क्रोमोसोम पूरे के पूरे सेल में बिखर जाएगा। तो बच्चों सारा का सारा क्रोमोसोम क्योंकि साइटोप्लाज्म में बिखर गया है, तो नई न्यूक्लियस का निर्माण यही होगा। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म में ही क्रोमोसोम को स्प्लिट किया जाएगा और नई न्यूक्लियस का निर्माण किया जाएगा। तो जो नए न्यूक्लियस बनेंगे वो डॉटर न्यूक्लियस होंगे। तो पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मेटाफेज के दौरान न्यूक्लियर एनवेलप अपने आप को कंप्लीटली डिसअपियर कर लेता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम अपने आप को कंडेंस पूरा कर चुके होते हैं, यानी वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम बन चुके होते हैं। तो इस समय हम इन क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो होता है, यानी मेटाफेज में जो क्रोमोसोम दिखाई देता है उसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स भी दिखाई देती हैं, जो सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। सेंट्रोमियर पर बच्चों काइनेटोकोर प्लेट्स पाई जाती हैं। ये प्लेट्स डिस्क जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर पे ही स्पिंडल फाइबर अपने आप को जोड़कर क्रोमोसोम को स्प्लिट करने का काम करते हैं। तो एक डायग्राम से समझते हैं। तो इसमें ये वाला क्रोमोसोम बच्चों एक नॉर्मल क्रोमोसोम को शो करता है, लेकिन क्योंकि अब ये डिवाइडिंग सेल है तो इसने एस फेज के दौरान अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर लिया था। तो जो नया बना कॉपी डीएनए था वो पुराने से ही जुड़ा होता है। इसकी वजह से जब नया डीएनए अपने आप को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है तो पुराना भी बिना अलग हुए क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड्स बननी शुरू हो जाती हैं। वो सिस्टर क्रोमेटिड्स पुराने वाले डीएनए से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ये सेंट्रोमियर यहाँ पे ये होता है बच्चों, एक
इसी सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर प्लेट्स पाई जाती हैं। तो एक डायग्राम देखते हैं काइनेटोकोर प्लेट्स के लिए। तो ये है डायग्राम बच्चों, ये शो करता है काइनेटोकोर प्लेट्स को। तो ये येलो कलर के स्पिंडल फाइबर हैं, ये यहाँ आकर जुड़ जाएंगे और एक क्रोमोसोम को बीच में से आधा स्प्लिट करने में हेल्प करेंगे। आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि काइनेटोकोर प्लेट क्रोमोसोम का वो पार्ट होते हैं जिसपे स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ते हैं। इन्हीं की हेल्प से, यानी स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में मूव किया जाता है, वहाँ पर अरेंज किया जाता है। तो बच्चों जब एक क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में अरेंज करते हैं तो उसके ऊपर जो दो काइनेटोकोर प्लेट्स पाई जाती हैं उन पे अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं। एक डायग्राम से देखते हैं। तो इस डायग्राम में बच्चों आप देख पा रहे हो ये एक क्रोमोसोम है। तो इस वाले काइनेटोकोर प्लेट पर इधर के स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ेंगे और इस पर इधर के जुड़ेंगे। फिर आगे जाकर ये फोर्स लगाकर इसको स्प्लिट करने में हेल्प करेंगे। तो अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर आके इसलिए जुड़े बच्चों ताकि जब फोर्स लगे तो ये स्प्लिट हो जाए, क्रोमोसोम टूटकर दो डॉटर क्रोमोसोम बनाए। तो इक्वेटर प्लेट देखते हैं बच्चों। और ये डायग्राम मैंने खुद बनाया। तो ये है बच्चों सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम ने स्पिंडल फाइबर्स को बनाया। ये एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो सबसे ब्रॉडर पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है, उसे इक्वेटर कहते हैं। यहीं पे क्रोमोसोम आकर अपने आप को अरेंज करेंगे। आगे बात करते हैं पॉइंट की। तो वो प्लेन बच्चों जिसमें क्रोमोसोम आकर अपने आप को अरेंज करते हैं उसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। आगे है की फीचर्स ऑफ मेटाफेज। तो बच्चों मेटाफेज के एक्चुअल मूवमेंट्स क्या होते हैं जो आपको याद रखने हैं, वो होते हैं, पहला है स्पिंडल फाइबर्स का काइनेटोकोर प्लेट से जुड़ना और दूसरा है क्रोमोसोम का इक्वेटर पे आके अरेंज होना। तो ये दो फीचर्स की फीचर्स होते हैं मेटाफेज के। तो क्योंकि इस फेज में क्रोमोसोम अपने आप को पूरा तैयार कर चुका है, वो पूरा एक क्रोमोसोम बन चुका है, इसलिए अब स्पिंडल फाइबर्स आकर जुड़ जाएंगे। तो एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर प्लेट्स पर अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ेंगे। फिर वो क्रोमोसोम को इक्वेटर पर लाके अरेंज करेंगे। फिर एनाफेज के दौरान वो क्रोमोसोम को स्प्लिट करने में हेल्प करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको मेटाफेज अच्छे से समझ आ गया होगा, साथ में प्रोफेज भी। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।